वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट 1 को लेकर। ओके, ना साथ ही साथ हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लेकर। ओके, सो मैकेनिक्स के मेरे पास कम से कम 4 प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ आपके सामने 3 शो हो रहे हैं, बट 14 भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं ना। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 3 पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही इस चौथे पेपर में भी सारे पूछे गए थे। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर, सेम टू सेम कवर हो गए थे। ओके, कहीं ना कहीं 2019 से उठा के डाल दिया एक आधा क्वेश्चन, 2020 से उठा के एक आधा क्वेश्चन डाल दिया, 2023 से 22 से उठा के एक आधा क्वेश्चन डाल दिया था। 23 वाले अक्टूबर के पेपर की बात कर रहा हूँ। सो अब जो अभी 24 में आपको आने वाला है इस समय पेपर, उसमें भी हाई पॉसिबिलिटी है कि पुराने वाले में से ही उठा के डाल देगा। ओके, तो पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद यूनिट 1 के रिस्पेक्ट में मुझे एक बात तो सही से समझ में आ चुकी है। क्या? ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे जा रहा है तो वो सिर्फ 2 ही चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यूनिवर्सिटी ये चेक करना चाह रही है कि आपको रिजल्टेंट निकालते आता है या नहीं। ओके, है ना। सो अगर आपको रिजल्टेंट निकालने आता है तो फिर बहुत अच्छा है। एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको रिजल्टेंट को लेके पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, वो सॉल्व कर लोगे, काम बन जाएगा आपका, हो गए 6 नंबर। ठीक है, दूसरी चीज यूनिवर्सिटी ये चेक करना चाह रही है कि आपको वेरिग्नस थ्योरम के बारे में पता है या नहीं। ठीक है, और वेरिग्नस थ्योरम को अप्लाई करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो या नहीं। ओके, नाउ जब आप वेरिग्नस थ्योरम को अप्लाई करने जाते हैं तो उसके एप्लीकेशन के लिए आपको मोमेंट का अंदाजा होना बहुत जरूरी है कि मोमेंट होता क्या है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, क्या चक्कर है ये। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करके आंसर कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में यूनिवर्सिटी टेस्टिंग कर रही है। सो ओवरऑल अगर आपको सिर्फ 2 ही चीजें पता है तो आपका काम पूरी तरह से बन जाएगा। तीसरा, पैरेललोग्राम लॉ को लेकर काफी टाइम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग उस क्वेश्चन को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप पैरेललोग्राम यूज करें तो फिर आपका काम बन सकता है उस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके सामने पेपर विजिबल है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट में 1 का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें पी क्यू दिया हुआ है ना, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, 500 न्यूटन दिया है, 3600 दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 में भी, 2023 में भी। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ये चेक कर रही है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से करेंगे आप फंस जाएंगे, आपको पैरेललोग्राम लॉ बताना पड़ेगा। ठीक है ना। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, पिछले 4 साल में यूनिवर्सिटी ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं फर्स्ट यूनिट को लेके, मैं वो सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में करवाने वाला हूं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि हम फॉर्मेट समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा, वेरिएंस थ्योरम क्या है, उसे कैसे अप्लाई करा जाता है। अगर ये 2 चीजें खत्म है तो हमारा पूरा पूरा फर्स्ट यूनिट हो जाएगा। और तीसरा, पैरेललोग्राम लॉ, जो कि आप आसानी से सीख जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए ना, जैसे मैंने कहा आपसे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 3 ही है। ओके, चाहे आप इस 2022 के पेपर को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला आपका वेरिएंस थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आपका पैरेललोग्राम लॉ पे आ गया, और थोड़ा नीचे जाएंगे अगर आप, ठीक है ना। सो नीचे वाले जो क्वेश्चंस है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये भी वेरिग्नन का क्वेश्चन नहीं है, बट वेरिग्नन की डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली है। ठीक है, ये मोमेंट को लेके क्वेश्चन है। ओके, तो मोमेंट को लेके हो या वेरिग्नन को लेके हो, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ फिर से वापस वेरिग्नन को लेके बात कर ली गई है। ठीक है, बिना वेरिग्नन के क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न भी क्या है, 7-8 वाला पैटर्न है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कितने नंबर का, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में अलग है, 6 2 8 और 10, सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। और फिर दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पहला क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा है, दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा है। इसका मतलब हमें पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, 7 to 8 का भी पैटर्न आ सकता है, 10 to 15 का भी पैटर्न आ सकता है। तो पैटर्न के बारे में सोचो मत, क्योंकि वो उतना काम का है नहीं आपके। ठीक है, ओवरऑल जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको समझ में आना चाहिए, या तो नॉर्मल रेजोल्यूशन को लेकर आएगा। ठीक है, नॉर्मल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो वेरिएंस थ्योरम पे आएगा ही आएगा। ओके ना, चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर की। और जैसे मैंने आपको कहा था कि पूछे गए पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चन, 4 साल के सारे क्वेश्चन जो है मैं वो डिस्कस कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो मैं बता रहा था कि ओवरऑल एक वैरायटी आपकी फाइंडिंग रिजल्टेंट को लेकर रहती है, दूसरी वैरायटी रिजल्टेंट के साथ साथ रिजल्टेंट की पोजीशन को भी निकालने की रहती है। जब रिजल्टेंट की पोजीशन निकालनी पड़ती है कि भैया वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से राइट में है कि लेफ्ट में है, कि 2 मीटर राइट में है कि 4 मीटर राइट में है, लेफ्ट में है ना, कि 3 मीटर ऊपर है कि 4 मीटर नीचे, से मुझे पोजीशन बताना रहे तो उस पोजीशन को बताने के लिए ही मेरा वेरिएंस थ्योरम यूज होता है। ठीक है ना, और बाकी नॉर्मल मूवमेंट तो निकालना आपको आना ही चाहिए, उसको लेके ही क्वेश्चन आता है। ठीक है,
ना ज्यादा डीप लेवल के बेसिक्स जो है वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से बेसिक्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मेन फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया जाए, ठीक है ना। ओवरऑल जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन रिजल्टेंट निकालने का आता है, उसके लिए 2-3 स्टेप्स फिक्स होती है ना। आपको क्या रखना है कि भाई सारे फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में रख रहे हैं, है ना, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, इज सिमिलरली गिवन बाय द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे ही मुझे आर एक्स आर वाई मिल जाता है, सो माई नेट रिजल्टेंट आर इज गोना बी अंडर रूट ऑफ आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रिजल्टेंट किस एंगल पे बन रहा है, तो रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर एक्स, ठीक है। देखिए मॉड लगाने का बेसिक सेंस यही है कि आपको आर एक्स आर वाई की वैल्यू कभी कभी नेगेटिव मिल सकती है, तो उस केस में आपको उनको पॉजिटिव पुटअप करना है। इतना नॉलेज काफी है, ठीक है। इसी के बाद अगला स्टेप होता है पोजीशन निकालने का, तो उसके लिए क्या रिजल्ट लगेगा, वो होता है हमारा वेरिजेंस थ्योरम। शॉर्ट में बता देता हूं वेरिजेंस थ्योरम क्या कहता है। वेरिजेंस थ्योरम कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ए, लेट्स से, ठीक है, कि सारे मूवमेंट्स का सम, अलग अलग फोर्सेस जो आपके लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस के मूवमेंट का सम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मूवमेंट caused by the resultant about that particular point A। तो रिजल्टेंट अकेला इस पॉइंट ए के अबाउट जितना मोमेंट कॉज कर रहा है, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड बाय दीस फोर्सेस अबाउट माय पॉइंट ए। अगर आपको डिटेल में अभी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोमेंट में हमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है। मोमेंट हमेशा होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। मैं इसे डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की तरह भी लिखता हूं, ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन इसको लिखने से थोड़ा मुझे अंदाजा मिल जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। कैसे अंदाजा मिलता है वो आपको सिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि ये जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट को हमेशा नेगेटिव वैल्यू में पुटअप किया जाता है। ये डायरेक्शन होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें आपको मूवमेंट को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको थ्रू आउट लगने वाले हैं। इन सब के अलावा एक पैरेललोग्राम लॉ लगने वाला है आपको, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ जब आएगा क्वेश्चन में तब वहीं के वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक जर्नी, है ना। आप ये क्वेश्चंस देखते जाइए, 9 6 7 5 4 8, ठीक है। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले 4 साल में यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत नहीं करूंगा, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। रीजन ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी है। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ या हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ, ये जरूरी नहीं है। हमारा काम है मैकेनिक्स में स्कोर करना, हमारा काम ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को हम रटते फिरें या करते फिरें, ठीक है ना। 1 को मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों इसका कैलकुलेशन लेंथी है और कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन को आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, आराम से 4 नंबर 6 नंबर आपको देके जाता है, ठीक है। लास्ट 4 सालों में जो पेपर्स पूछे गए हैं ये उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज 1400 न्यूटन वर्टिकल, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स क्यू एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये थीटा आना चाहिए यहाँ पे। ओके, नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हमारे पास में फोर्सेस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, चांदी चांदी है अपनी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे फोर्सेस कभी भी एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, मेरा सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं उनको रिजॉल्व कर लूं, ठीक है, या किसी तरीके से सारे फोर्सेस को एक्स या वाई एक्सिस के फॉर्म में लिख दो। तो इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो इसका होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इसका बनेगा एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसे भी रिजॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और इसका बनेगा एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो लोग थोड़े से प्रो है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 1.5x में चला लें। जो उतने प्रो नहीं है मेरे साथ साथ चलिए, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप भी प्रो हो जाएंगे। ओके, रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल अगर 60 है मतलब ये एंगल भी कितना बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। सो 800 है, इसका कॉस कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपका 800 कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा आपका 800 साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है मतलब ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, ठीक है। सो इसका नीचे कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, क्यू है ना ये, ठीक है। दिस इज गोना बी क्यू कॉस ऑफ थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, क्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए अब हमारे सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं।
रिजॉल्व होने के बाद में हमें क्या देखना पड़ता है, सिंपल चीज है, हमें फोकस करना है कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज 1400 न्यूटन वर्टिकल। रिजल्टेंट के वर्टिकल होने का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा मुझे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा मतलब आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। आर एक्स बेसिकली क्या होता है, आर एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस। दिस विल बिकम इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि भाई रिजल्टेंट जो है वो पूरा पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आर एक्स हो गया इक्वल टू 0। साथ ही साथ हम यहाँ पर आर वाई की इंफॉर्मेशन भी पुटअप कर लेते हैं। ठीक है ना। सो आर वाई कैसे लिखेंगे, सिंपल है भाई, आर वाई इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है ना। एंड दैट इज गिवन इक्वल टू कितना, मुझे 1400 न्यूटन्स वर्टिकल। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली 1400 न्यूटन्स लिख लूंगा। अब ये पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, देखो भाई Q मेरा इस तरफ है, P मेरा उस तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ तो नहीं आ सकता ना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आने वाले सारे फोर्सेस हम पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको भी हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ इन दोनों इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से बनाते हैं, चलिए देखेंगे, जगह बनाएंगे बाद में, इसको पहले लिखना शुरू करते हैं। ओके, सो आर एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, 800 cos ऑफ 60 पहला है। ठीक है, तो लिखिए इसको 800 cos ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है ना। और ये वाला लेफ्ट साइड में है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस क्यू टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। ठीक है, दो ही फोर्सेस है, इन दोनों का सम क्या होगा, 0 के बराबर। इसे नेगेटिव क्यों पुट किया, ये लेफ्ट में था, जो राइट वाई है उसको सबको पॉजिटिव रखेंगे, लेफ्ट वालों को सबको नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन मिल रही है, यहां से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि Q cos of theta is actually equal to 800 into cos of 60 degrees। ठीक है, तो ये बन चुकी है मेरे पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरी किसकी हेल्प से मिलेगी, आर वाई की हेल्प से मिलेगी। ठीक है, सो आर वाई इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, सो वाई एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस है, क्यू साइन थीटा और ये वाला। तो क्यू साइन थीटा हम इसे पॉजिटिव रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है 800 साइन 60, सो प्लस 800 साइन 60। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 1400। ठीक है, तो यहां से आप सिंपली लिख सकते हो कि योर क्यू साइन ऑफ थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1400 माइनस 800 साइन ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को जरा और फर्दर रिजॉल्व करते हैं और जितना हो सके इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूं सिंपली क्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं कैलसी में, है ना। सो दिस इज गोना बी माय 1400 माइनस 800 साइन 60। ठीक है, सो आ रही है आपके पास में वैल्यू 707.17। ठीक है, और अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसकी भी वैल्यू हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि फाइनली आपका Q cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 800 cos 60। ठीक है, सो 800 cos ऑफ 60 दिस इज 400। ओके, सो टेक्निकली आप बोलोगे भाई ये है मेरी एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए नाउ वंस यू हैव गॉट द टू इक्वेशंस, अब आपको क्या करना है, किसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको थीटा की वैल्यू फिगर आउट करनी है, क्योंकि वही पूछा था, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा फॉर द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस। कैसे फिगर आउट करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपके पास में एक जगह क्यू कॉस थीटा दिख रहा है, एक जगह क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा दिख रहा है। तो अगर मैं डिविजन कर दूं तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है ना, डिविजन करने से क्या होगा, क्यू से क्यू कटेगा। ओके, सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, क्यू साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 में ये है क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड वाला राइट साइड से। राइट साइड में क्या है मेरे पास 707.17 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में क्या है मेरे पास में 400। ठीक है, तो सिंपली क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 किया, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा, क्यू साइन थीटा बाय क्यू कॉस थीटा, राइट वाला राइट से डिवाइड हो जाएगा। सो क्यू से क्यू कटेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू 707.17 डिवाइडेड बाय 400। सो ये आ रहा है 1.767। This is equal to 1.767. Therefore, the value of theta is equal to tan inverse of this thing. So shift tan inverse 1.767, 60.49 degrees. So the answer is going to be 60.49 degrees, guys. ठीक है,
चलो, अब इन सब चीजों को करने में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है? 100% हो सकती है। क्या वो सबसे हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। क्या वो मुझसे भी हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। मैंने भी इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट दो दो बार किए हैं पहले, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज आप जब कभी भी देखते हैं इस टाइप के वीडियोस, अगर आपको लगता है कि अरे ये तो एक एक बार लिख रहा है, एक एक बार में लिख के सही सॉल्व कर ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इतना परफेक्ट जीनियस नहीं होता है कि एक ही बार में इन चीजों को लिख के सॉल्व कर ले। ये एक प्रैक्टिस का गेम है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको भी इन क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन बार सॉल्व करना है ताकि चीजें आपके दिमाग में रहे और आप कैलकुलेशंस में फंसो नहीं। ओके, चलिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। कब पूछा गया था जरा एक मिनट आपको मैं देख के बता देता हूं, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन, आ गया, मुझे पहले से लिख लेना चाहिए था शायद, 2019 के पैटर्न में, 2020 में पूछा गया था। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था, ठीक है। ओके, ना बाकी जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लिए हैं पेपर्स में से, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सारे पेपर्स मेरे सामने रखने के बाद, ठीक है, शेयर करके दिखा दे रहा हूं। इस तरीके से सारे पेपर्स मेरे सामने रखने के बाद में ही मैंने इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है। तो चिंता मत करो, हम आराम से सारा पेपर्स 3 साल के कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वैरायटी। ये वाली वैरायटी एग्जाम में 2 बार पूछी जा चुकी है। 2023 में भी पूछा है उसने और 2022 में भी पूछा है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली लोग पता है क्या करते हैं, दिखाता हूं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन हैज टू कंपोनेंट फोर्सेस, पी इज इक्वल टू 240 न्यूटन एंड 200 न्यूटन, ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है। तो क्योंकि फोर्सेस मेरे अलाइन नहीं है ना, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, इसको रिजोल्व करने की कोशिश करने लगते हैं कि यार इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम अपनी इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। बना लोगे? हाँ जी बिल्कुल बना लोगे। सॉल्व कर लोगे? हाँ जी कर लोगे। आसानी से होगा? नहीं होगा, ये कैलकुलेशन में फंस जाएगा आपके, बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो देख भी लेते हैं, चलो थोड़ा। 240 कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर, सॉरी, इस बार एंगल क्या है मेरे पास? बीटा है ना। तो बीटा, दिस इज गोना बी 240 साइन ऑफ बीटा, ठीक है। एंगल इसके पास में तो ये बीटा, ठीक है। इस तरह देखो, यहां से यहां ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा कितना? 200 कॉस ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 200 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। सॉरी फोन बच गया था। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू कितना? देखो उसने बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 400 न्यूटन्स। तो आप सिंपली बोल दोगे कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, इन दोनों फोर्सेस का टोटल रिजल्टेंट इसके बराबर है। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? 200 कॉस ऑफ अल्फा प्लस 240 कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू दिस। अगली इक्वेशन फिर साइन अल्फा साइन बीटा के फॉर्म में बनेगी, और आप इन इक्वेशंस के चक्कर में फंस के रह जाओगे और आप गलती कर बैठोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता, कैलसी वैल्सी यूज करके थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप में से 90% लोगों को बताया भी नहीं क्या होगी कैलसी यूज कैसे करना है और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। आप फंसोगे, परेशान होंगे। तो ये वाला जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, ठीक है, इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से करोगे ना, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है ना। जिसको पैरेललोग्राम लॉ अगर पहले से पता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो। जिसको नहीं पता है उसको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे पैरेललोग्राम लॉ वर्क करता है और कैसे हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि आपके पास मान लीजिए कि दो फोर्सेस गिवन है कुछ ऐसे, ठीक है ना। ऊपर वाले फोर्स का नाम क्या है? पी है। नीचे वाले फोर्स का नाम क्या है? क्यू है। और पी और क्यू के बीच का जो एंगल है ना, लेट से कि ये एंगल कितना हो गया? थीटा है ना। ऑब्वियस सी बात है कि पी और क्यू का जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में से निकलेगा, ठीक है ना। तो लीजिए हम इसके रिजल्टेंट को इन दोनों के बीच में से निकाल देते हैं, ठीक है ना। इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा जरा, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि द रिजल्टेंट फोर्स इज सिंपली गिवन बाय आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। मतलब कल को मुझे पी की वैल्यू गिवन है मान लो 200 न्यूटन, क्यू की वैल्यू गिवन है मान लो 400 न्यूटन, ठीक है, और मुझे पता है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्रीज का। तो वैल्यू पुट अप करके रिजल्टेंट निकल सकता है। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। इस पैरेललोग्राम लॉ में ना एक फायदा और होता है, क्या निकालने का?
हम एंगल निकाल सकते हैं, किसका एंगल, इस रिजल्टेंट का कितना एंगल बन रहा है क्यू से वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा के बराबर एंगल बना रहा है, ठीक है ना। देखिएगा ये जो रिजल्टेंट है इतना छोटा नहीं होता है, रिजल्टेंट ना काफी लंबा होता है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता हूँ, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से ऐसे काफी लंबा जाता है, ओके। हाँ कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है। नाउ इस अल्फा को एंगल थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है ना। दिस इज द एंगल अल्फा। ना रिजल्टेंट की वजह से मुझे कुछ एक अच्छी चीज और मिल जाती है, मैं बता रहा हूँ क्या। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, और इसको यहां से ज्वाइन कर दूंगा, क्या बन जाएगा, कंप्लीट पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इधर ज्वाइन करो, यहाँ पे इधर ज्वाइन करो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ठीक है, इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, पॉसिबिलिटी है कि तीसरी बार फिर से पूछ ले वो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ओके। अब देखो ये जो रिजल्टेंट है और ये है, ये जो पी है ना, जितना ये पी के बराबर होता है उतना ही ये भी होता है पी, क्योंकि क्या करा जाता है बेसिकली, इसको यहां से उठा के यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी पी के बराबर ही है। और ये जो पी है ये इस क्यू से जो एंगल बना रहा है थीटा, उतना ही ये वाला पी भी इस क्यू से एंगल बनाएगा थीटा, है ना। तो उस वजह से पी का यहाँ के टर्म्स में देखो, यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये क्या बन जाती है, पी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो लेंथ बन जाती है वो क्या बन जाती है, पी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन से अल्फा निकल जाएगा आपका, कैसे निकलेगा यहाँ लिख के बताते हैं आपको। सो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा है, अब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का बेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर हो गया। तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना बनेगा मेरा, पी साइन थीटा का बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पी साइन थीटा का बनेगा। और बेस कितना बनेगा मेरा, यहां से यहां तक, तो ये वाला तो वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, यहां से यहां तक का, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कितना, पी कॉस थीटा, सो दिस इज गोना बी क्यू प्लस पी कॉस ऑफ थीटा। इस चीज को आप एटलीस्ट 2 बार लिख के देख लीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा ना। मैं आपको इसे यहाँ पे लिख के बना के क्यों दिखा रहा हूँ पैरेललोग्राम लो, उसका सिंपल सा रीजन है कि एग्जाम में कभी कभी पी क्यू ऊपर नीचे कर देता है, या बुक में आपने जो पढ़ा होगा ना उसमें हो सकता है नीचे वाला पी हो और ऊपर वाला क्यू हो, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में पी क्यू ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, है ना। तो अल्फा क्या होता है, बेसिकली रिजल्टेंट और नीचे वाले फोर्स के बीच का एंगल। तो अगर मुझे रिजल्टेंट और नीचे वाले फोर्स के बीच का एंगल निकालना है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या, ऊपर वाला फोर्स का साइन थीटा बाय क्यू प्लस ऊपर वाले फोर्स का कॉस थीटा, ठीक है। आप इन दोनों फॉर्मूलास को अगर दिमाग में रखेंगे तो बढ़िया काम बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको 2-3 बार प्लीज लिख लीजिएगा ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे। अब क्योंकि हमारे दिमाग में फॉर्मूला है, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके सामने एक्चुअली प्रेजेंट है। देखो क्या करना है, मुझे अगर अल्फा और बीटा का एंगल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे के पूरे एंगल को क्या मान सकता हूं मैं, थीटा मान सकता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पूरे एंगल को थीटा मानूंगा, मैं क्या बोलूंगा, नीचे वाला फोर्स क्या हो गया मेरा क्यू, ऊपर वाला फोर्स क्या हो गया पी, और इनका रिजल्टेंट कितना है 400, और एंगल कितना दोनों के बीच में थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट, माई रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, दो फोर्सेस हैं, पहला वाला फोर्स इज नथिंग बट माई पी उसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला फोर्स इज नथिंग बट माई क्यू प्लस 2pq cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम व्हिच इज थीटा, करेक्ट है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं वैल्यूज पुट अप करके आपको दिखा दूं, ठीक है ना, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, हम अभी थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ठीक है ना, इसको उठा के थोड़ा इधर लगता है ना। चलिए ना, ओके, सो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 400 न्यूटन, 400, है ना, इज इक्वल टू पी अंडर रूट ऑफ पी का वैल्यू कितना है 240 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास में 200 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पी क्यू विच इज 240 इंटू 200, ठीक है, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम व्हिच इज थीटा, ओके। तो अब इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिल सकता है, थीटा का वैल्यू निकल सकता है। दोनों साइड में अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा आपका 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू 240 का होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, 2 इंटू 240 इंटू 200, 2 इंटू 240 इंटू 200, 96,000, ठीक है। दिस इज 96,000 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से या इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इस पैरेललोग्राम वाले लॉ वाले चीजों को थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमें अपनी जगह चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके ना, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ओके, सो 400 का स्क्वायर माइनस 240 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ये कैलसी में एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड, 400 का स्क्वायर माइनस
240 का स्क्वायर इज दिस माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है, 62,400। तो ये बन रहा है आपके साथ में 62,400 इज इक्वल टू 96,000 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय 96,000 इज 0.65, तो 0.65 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। सो शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 0.65, this is 49.45 degrees, ठीक है। So the answer is coming out to be 49.45 degrees. This is gonna be the value of theta. Okay, I hope आपको समझ गया होगा किस तरीके से पैरेललोग्राम लगा के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही थीटा का वैल्यू निकल गया, अब जान रहे हो आप थीटा इज द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पहले वाले पैरेललोग्राम लॉ से बना के रखा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा बाय क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। ये क्यू है, इसको कंफ्यूज मत होना, यूज कर लोगे इस फॉर्मूले को, निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, थीटा आपने कितना फाइंड आउट किया है, 49.45 डिग्रीज, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन बन चुका है। व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि मैं इसे हटा रहा हूं, किसी को देखना होगा दोबारा तो आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थीटा हमारा निकल चुका है, अगले प्रोसेस में हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आप सिंपली पुट अप करोगे tan अल्फा इज इक्वल टू पी कितना है, 240। सो 240 साइन थीटा इज साइन ऑफ दिस, चलो लिख देते हैं आपके लिए स्टेप्स। साइन ऑफ थीटा कितना है आपका, 49.45 डिग्रीज, ठीक है। इस पूरे के डिवीजन में क्या आएगा, क्यू है ना, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, क्यू है 200 न्यूटन्स। सो 200 प्लस पी इज इक्वल टू कितना है, 240 कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज 49.45 डिग्रीज, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 240 साइन ऑफ 49.45, 182.36। इस पूरे के डिविजन में 200 प्लस 240 कॉस ऑफ 49.45, 356.02। Therefore, the value of alpha is equal to tan inverse of this thing. So tan inverse of 182.36 divided by 356.02, 27.12. This is coming out to be 27.12 डिग्रीज, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, आपके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्लीज आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अगर आया सेम टू सेम, किस्मत रही, 6 नंबर का आएगा, पूरे पूरे मिलेंगे, करके आ जाना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऊपर बी और नीचे क्यू लिखा है, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, थीटा इस पूरे का एंगल इज इक्वल टू आर होता है। आर मुझे गिवन है, यहां से क्या निकलेगा, थीटा, थीटा निकल गया तो अल्फा निकल सकता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर एंड थीटा, आर एंड क्यू, सॉरी, ठीक है। चलिए, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन और एक बार एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, ठीक है। बस नंबर्स चेंज किए थे, 3600 न्यूटन लिख दिया था और 1500 न्यूटन लिख दिया था, रिजल्टेंट कितना था, 5000। तो अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सबसे पहले भाई कि हम इस टोटल एंगल को देख लेते हैं, क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, हम उसको क्या मान लेंगे, थीटा, ठीक है। और हम लिख देंगे कि हमारा रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। नाउ आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में, 5000 न्यूटन, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 3600 न्यूटन, उसका स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1500 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3600 इंटू 1500, ठीक है। 3600 इंटू 1500 कॉस ऑफ थीटा, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों साइड में अब आप क्या कर लोगे, स्क्वायरिंग कर लोगे, तो आपको मिलेगा 5000 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3600 इंटू 1500, तो 3600 इंटू 1500 इज 54,000,000, सो 54,000,000 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। बस अब क्या यार, अब तो कैलकुलेशन है। सो 5000 का होल स्क्वायर माइनस 3600 का होल स्क्वायर इज दिस माइनस 1500 का होल स्क्वायर, 979,000,000। इस पूरे का डिविजन किससे करना है मुझे, 2 इंटू 54,000,000।
ओके, सो ये आ रहा है आपके पास 0.906, तो आपका आएगा अल्टीमेटली cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.906, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हिच इज शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ 0.906 25 डिग्रीज, सो 25.04 डिग्रीज। एक बार थीटा आ गया तो अल्फा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। सो आप सिंपली क्या लिखोगे कि 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ओके निकाला था हमने फॉर्मूला, क्या होगा, ऊपर वाला p है ना, तो पहले आएगा ऊपर वाले के साथ में cos थीटा, ठीक है। सो p नहीं, p cos या p sin थीटा आता है, ठीक है। ऊपर वाले के साथ में sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस ऊपर वाले के साथ में cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो p की वैल्यू पता है, sin थीटा पता है, ये सब पुट अप करोगे अल्फा निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, काम आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो जस्ट एक चेक कर रहा था मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, इंटू 2 इज 96,000 ना, हाँ यहाँ पे मुझे 2 देख के याद आया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। सो ये दो क्वेश्चन हमने देखे, पहले भी पूछे गए हैं, और आप पैरेललोग्राम लॉ से कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, हाँ ठीक है, सारा सही है। ओके, नाउ इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था सबसे पहले कि भाई रिजल्टेंट को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और रिजल्टेंट को लेके रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने पे भी आ सकते हैं, एक आधा फोर्स की वैल्यू निकालने पे भी आ सकते हैं, या बीच में फंसे हुए अल्फा बीटा एंगल्स को लेके भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये वाला देखा था कि रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन थी, एक फोर्स गिवन था, दूसरा वैल्यू का फोर्स पूछ लिया और उसका एंगल भी पूछ लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिजल्टेंट का ही था, इसमें भी आर एक्स आर वाई पे खेलना था और आर पे खेलना था। अगला क्वेश्चन था, इसमें दो वैल्यू ऑफ फोर्सेस दे दिया, रिजल्टेंट भी दे दिया, बस उनके बीच के एंगल्स पूछने लगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट को लेके हमारे सारे क्वेश्चन अब खत्म है। ओके, अब हम जाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनमें मोमेंट को लेके पूछा जाता है, ठीक है। नाउ ट्रस्ट मी, मोमेंट से डरने की जरूरत नहीं है, मोमेंट को लेके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपको समझाना शुरू करता हूं। ओके, देखिएगा 6 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए एंड अबाउट पॉइंट बी फॉर द ब्रैकेट एज शोन। एक ब्रैकेट है, उसमें 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, मुझे बताना है कि इस फोर्स का मोमेंट पॉइंट बी के अबाउट कितना होगा और पॉइंट ए के अबाउट कितना होगा, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने इस फोर्स को रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। इस फोर्स का आएगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस फोर्स का आएगा एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है उसे हम लिख देते हैं कितना, 200 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो छोड़ो बाद में लिखेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा मेरा, 200 साइन ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। चलिए, हो चुका अब ये रिजॉल्व। अब मुझे क्या लिखना है, मोमेंट लिखना है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे निकालें, सबसे पहले बी के अबाउट निकालें, ए के अबाउट निकालें। चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ए के अबाउट निकालते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए, अब हमें इस 200 न्यूटन ये जो आड़ा है ना, इसको कंसिडर नहीं करना है, अब हमें इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को कंसिडर करना है। क्यों, क्योंकि हमने इसे रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए, सो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले मोमेंट कॉस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वाला फोर्स जो कॉस्ट करेगा, प्लस मोमेंट कॉस्ड बाय द वर्टिकल फोर्स। ऐसे लिखना नहीं होता, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो लोग थोड़े से प्रो हैं, समझ पा रहे होंगे तो आगे बढ़ जाएगा तुरंत, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ए, है ना, ये जो फोर्स था ना ये पूरा पूरा, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मोमेंट कर रहा है प्लस वर्टिकल वाला फोर्स जो मोमेंट कॉज कर रहा है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स, ये कितना फोर्स करेगा, मोमेंट होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू तो मुझे पता है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 200 cos ऑफ 45 डिग्री। अब ये कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट ए से, तो यार किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डिस्टेंस तो साफ है कि ये वाला फोर्स जो है वो यहां से इतने डिस्टेंस पे है। ऐसे डिस्टेंस नहीं दिखते हैं, डिस्टेंस हमेशा क्या देखना पड़ता है हमें, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो देखना पड़ता है वो लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू देखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली हम ऐसे इसका लाइन ऑफ फोर्स बना लेंगे, ठीक है। ओके, मतलब देखो, जब भी, एक आसान शब्दों में आपको समझाता हूं, ठीक है। जब भी मुझे किसी फोर्स का किसी एक पॉइंट के अबाउट में मोमेंट देखना होता है, तो मुझे देखना होता है कि उस फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ना। मतलब जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट उस फोर्स की तरफ जा रहा हूं तो मुझे फोर्स की तरफ नॉर्मली किसी एंगल पर नहीं चले जाना है, मुझे उस फोर्स की तरफ परपेंडिकुलरली जाना होता है, ठीक है। तो मैं अगर इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर निकलूंगा तो मैं इस फोर्स तक पहुंचूंगा क्या, नहीं भाई, ये तो इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी क्या किया करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फोर्स जो है ना उसकी लेंथ को एक्सटेंड कर लिया करो, ठीक है ना। ऐसे हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब पता है मुझे किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट ए के अबाउट। तो पॉइंट ए से इस फोर्स की दूरी कितनी है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना
पड़ता है कि फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है मुझे, ये डिस्टेंस दिया 4 मीटर का, है ना। मोमेंट क्या बनेगा, फोर्स की वैल्यू इनटू उस फोर्स का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 4 मीटर का, ये लीजिए, ये बन गया। अभी साइन लगाना बाकी है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखें, हम जब पॉइंट से उस फोर्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये होता है क्या, इसका डिस्टेंस, और ये है आपके फोर्स की वैल्यू। तो आप देखिएगा कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो आप अपने डिस्टेंस से फोर्स की तरफ जाइएगा। तो जब मैं डिस्टेंस से फोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, डिस्टेंस से मैं फोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस से फोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये वाला मोशन हुआ। ये मोशन क्या होता है आपका, क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ये वाला घड़ी ऐसे घूमती है, 12 1 2, और क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट आता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मोमेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग थोड़े से प्रो है इसको 1.5 से चला लो। मैंने कोशिश की है कि हर एक बच्चे को छोटी से छोटी चीज समझ में आए इसमें, ठीक है ना। कभी भी मूवमेंट कैसे निकालेंगे, हम पहले फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेंगे। वो डिस्टेंस ऐसे ही रैंडम ही बनाना, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो आप मूवमेंट, उस पॉइंट से देखो कि फोर्स पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल सकते हैं। कभी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हो तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लिया करो कि वो किस तरीके से कहां तक पहुंच रहा है ना, और तब परपेंडिकुलर बनाया करो तो अच्छे से बनेगा। और कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे कि देखो, हमारा डिस्टेंस पॉइंट से शुरू करेंगे, पॉइंट से हम फोर्स तक गए, ऐसे आए, और फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, मतलब मैं यहां से इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से इस तरफ जा रहा हूं मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। वहीं अगर फोर्स पीछे की तरफ होता तो हम बोलते भाई यहां से इस तरफ जा रहा हूं, तो क्या हो जाता है, ऐसा डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। डायरेक्शन डिटरमाइन कर लिया, अब इसको जरा मिठा देते हैं, ठीक है, वरना गिचड़ गिचड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो ओके, सॉरी, कुछ और एक्स्ट्रा भी हो गया, हाँ। सो इसकी मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ओके। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मोमेंट क्या हुआ इस फोर्स का, ये सॉरी, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला था, इसका मोमेंट हो गया ये, प्लस वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल मोमेंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट वर्टिकल मोमेंट क्या कॉज होगा, वापस से देखो, ये है, ठीक है, ये फोर्स कहां लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा फोर्स लग रहा है वर्टिकली, ठीक है। तो आप यहां से ऊपर खींच लो, यहां से ऊपर खींच लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ऐसे देख लेता हूं, ये है मेरी क्या, लाइन ऑफ फोर्स, है ना, ऐसे जा रही है लाइन ऑफ फोर्स। अब इस लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर मुझे ए को डालना है, ठीक है, ये डाल दिया मैंने ए को। अब देखो ए और ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। तो यहां से यहां की तरफ, है ना, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया, डी, और इस डिस्टेंस के बाद में कहां मुड़ गया, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहां से मैं कहां जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो मेरा एंगल क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है, मतलब क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव। फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 200 साइन 45। तो 200 साइन ऑफ 45 फोर्स इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा यहां से यहां तक का, कितना, 10 मीटर का, ठीक है। तो समझ में आया मूवमेंट कैसे निकलता है। ओके, सो टोटल मोमेंट ऑफ दिस फोर्स 200 अबाउट ए क्या हो जाएगा, पहले तो फोर्स दो पार्ट्स में आ चुका है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के थ्रू आया हुआ मोमेंट एंड वर्टिकल फोर्स के थ्रू आया हुआ मोमेंट। हॉरिजॉन्टल फोर्स के थ्रू कितना आ रहा था, ये था आपका फोर्स, ये था आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस से फोर्स की तरफ गए, डी इंटू एफ, और नेगेटिव एंड इज टी इंटू एफ पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब देखो 200 cos 45 इंटू 4, सो 200 इंटू cos ऑफ 45 is this into 4, ये आ रहा है मेरा 565.68 माइनस 565.68 न्यूटन्स, ठीक है, प्लस दिस इज 200 इंटू 10 इज 2000 साइन ऑफ 45 डिग्रीज, दिस इज 1414.21, 1414.21, ठीक है। वैसे साइंटिफिक कैलसी में एक साथ ही आप कर सकते थे, बट ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख लो, क्या दिक्कत है, माइनस 565.68, 848.53, so this is 848.53 newtons. So this is the total moment of the force about my point A. ओके, सो ए के अबाउट हमने निकाल के दिखा दिया, अब सेम चीज हम बी के अबाउट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं अब सब कुछ इरेज कर रहा हूं, और अब मैं निकालूंगा अबाउट द मोमेंट ऑफ द होल फोर्स अबाउट माई पॉइंट बी, ठीक है। चलिए एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, सब कुछ हटाते हैं। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी, दूसरे कलर से बनाएंगे। ओके, सो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी, क्या हो रहा, ये फोर्स दो पार्ट में आ चुका है, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो मोमेंट कॉज कर रहा है, प्लस वर्टिकल पार्ट जो मोमेंट कॉज कर रहा है, ठीक है। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना मोमेंट कॉज कर रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू लिख लो, सो 200 cos ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है, इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा फोर्स, इस पॉइंट पे लग रहा है, रिजॉल्व ऐसे किया था, ये है फोर्स, ठीक है। और पॉइंट बी के अबाउट देखना है, तो पॉइंट बी से हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, 4 मीटर का, तो फोर्स इनटू क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है ना। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस,
अब कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट बी से शुरू करो, फोर्स की तरफ जाओ, ये गया, और जैसे ही फोर्स की तरफ गए हमें पता चला फोर्स तो राइट जा रहा है, ठीक है, तो हम यहां से जाके ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा क्लॉकवाइज हो गया, मतलब ये जो मोमेंट है ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया नेगेटिव मोमेंट, प्लस वर्टिकल फोर्स क्या है मेरे पास, 200sin45। अब देखिए वर्टिकल फोर्स जो है इसी पे लग रहा होगा, तो वर्टिकल फोर्स के थ्रू कोई मूवमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस वर्टिकुलर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0। वर्टिकल फोर्स अगर थोड़ा सा भी इधर लगता तो हम क्या बोलते हैं, ये होता वर्टिकल फोर्स, तो ये डिस्टेंस आ जाता कुछ तो भी, है ना। तो डिस्टेंस इनटू फोर्स, बट ये यहां से नहीं जा रहा, ये इसी से जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0। इट मींस वर्टिकल फोर्स जो मोमेंट कॉज कर रहा है दैट इज इक्वल टू कितना, 0 के बराबर, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स about my point B is equal to कितना, minus 200 cos 45 into 4. So 200 into 4 into cos 45. This is 565.68. So minus 565.68 और न्यूटन मीटर में लिखते हैं, पिछले बार लिखना भूल गया था, न्यूटन मीटर, ठीक है। या आप ऐसे भी बोलोगे दिस मच इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। पिछला वाला क्या आया था, पॉजिटिव आया था, मतलब दैट मच इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आई होप मूवमेंट के सारे कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी भी मूवमेंट निकालने जाओगे, ऑल्सो एक बात, मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मूवमेंट को लेके मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे बेसिक्स मैंने मूवमेंट के क्लियर किए हुए हैं। प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी आप सॉर्टेड हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ के समझेंगे करना क्या है इसमें, ठीक है ना। स्टेट वेरिग्नस थ्योरम एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू बी अप्लाइड एट B which will keep the vertical rod ABCD in equilibrium। मुझे ऑलरेडी 1, 2 और 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, तो इन 3 फोर्सेस के लगने की वजह से जो रॉड है ना, इस रॉड पे 3 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो रॉड शायद गिर सकती है इधर या इधर, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं कितना वैल्यू ऑफ फोर्स लगाऊं, पॉइंट P कितना वैल्यू ऑफ फोर्स लगाऊं कहां पर, पॉइंट B पे, ठीक है, ताकि वो रॉड इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब स्ट्रेट रहे, गिरे ना, ठीक है ना। स्टेट वेरिग्नेंस थ्योरम, भाई इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं मेरे प्लेलिस्ट में दिखा चुका हूं, यहां नहीं बताऊंगा, मतलब में होता है, अदरवाइज वही है यार, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सॉरी द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ए इज इक्वल टू द मोमेंट कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए। यही डेफिनेशन है, आगे 2 क्वेश्चन में वापस बोल के बताने वाला हूं, ठीक है, तब देख लेना। अभी देखते हैं नाउ, मुझे इस रॉड को ऐसे ही रहने देना है, मतलब मुझे रॉड को रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि मुझे रॉड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सुनते से ही मेरे दिमाग में 3 चीजें आ जानी चाहिए कि उस रॉड पे लगने वाले सारे फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये 0 होना चाहिए। उस रॉड पे लगने वाले सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम, ठीक है ना, ये 0 नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि रॉड पे, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी 0 होना चाहिए, ओके। नहीं, विच विल कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम एज शोन। हाँ देखो, ये 0 नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकली वो नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 0 नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये रॉड है ना, रॉड में अगर मैं वर्टिकली नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं तो रॉड हिलेगी क्या, नहीं, वो तो ऐसी रहेगी। लेकिन रॉड में मैं अगर ऊपर की फोर्स लगा दूं तो रॉड हिल्स के ऊपर जा सकती थी, ठीक है। बट थैंकफुली मेरे पास रॉड में कोई वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ लगा ही नहीं रहा है ना। ये जो लग रहा है इसका कंपोनेंट नीचे लगेगा, ये जो लग रहा है इसका कंपोनेंट नीचे लगेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स इसको ऐसे ही रख रहे होंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखने की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। नाउ मैं अगर मोमेंट की बात करूं तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड बाय दीज फोर्सेस, ठीक है ना, मस्ट बी इक्वल टू 0। किसी भी एक पॉइंट के आउट मोमेंट दे सकते हैं, मेरा फेवरेट पॉइंट रहता है जो जॉइंट पे रहता है, तो मैं एक के बांट लूंगा, ठीक है। तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, सारे मोमेंट का सम अबाउट माय पॉइंट ए शुड आल्सो बी 0। वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि सारे वर्टिकल फोर्सेस डाउनवर्ड ही लगने वाले हैं, डाउनवर्ड ही लगने वाले हैं, इसका मतलब सिंपल है कि रॉड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड पुश होने से मूव नहीं करेगी, वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन सॉर्टेड। अब बस हमें इसकी पुटअप करनी है, आंसर निकालना है। चलिए, आंसर निकालने से पहले सबसे पहला काम क्या, देखिए भाई सिंपल है, हमारे फोर्सेस रिजॉल्व नहीं है, ठीक है। अब फोर्सेस रिजॉल्व नहीं है तो सबसे पहले हमें अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये वाला फोर्स है, इसका रहेगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा मैंने एंगल नहीं बताया क्या यहाँ पे, ओके जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक कि एंगल था कितना। ओके, सो एंगल की वैल्यू मैंने चेक कर ली है, यहाँ पे जो एंगल था मैं बताना भूल गया था, दिस इज ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, एंड 45 मिनट, यार ये क्यों लिख रहा है। So this angle is of 30 degrees and this angle given is of
45 डिग्रीज। ठीक है, ऊपर दो नीचे दो बात सेम ही है। ठीक है ना, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, अपने फोर्सेस को रिजोल्व करना। ठीक है, रिजोल्व करने का सिंपल सा मतलब है कि इसका बनेगा एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इसका बनेगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, वैसे इसका भी बनेगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और इसका भी बनेगा एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है बट प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है ना। सो 8 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि 45 एंगल इसके बाजू में ही आ रहा है तो बाजू वाले को हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो 8 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है ना, सही से लिखते हैं। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका 8 साइन ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, जैसे ये 25 इसके जस्ट बाजू में 30 है तो जस्ट बाजू वाले का कॉस बनता है, तो 25 कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, एंड ये बनेगा क्या आपका 25 साइन ऑफ 30 डिग्रीज। ना हमारे फोर्सेस सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। रिजॉल्व होने के बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को लेकर काम करना है। सबसे पहले कंडीशन क्या थी हमारी, कि हमारे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू क्या। तो हॉरिजॉन्टल के अराउंड कौन कौन लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है पहले 2 किलो न्यूटन। तो रुक तो 2 किलो न्यूटन बाद में लिख सकते हैं, सबको किलो के फॉर्म में लिखना है। राइट में लग रहा है तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव। ठीक है, 2 यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लेफ्ट में लग रहा है 25 साइन 30। सो 2 माइनस 25 साइन ऑफ 30। ठीक है, और क्या फोर्सेस हैं, फिर लेफ्ट में लग रहा है 8 कॉस 45, तो माइनस 8 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, सो एक राइट में लगा, दूसरा लेफ्ट में लगा, तीसरा फिर से लेफ्ट में लगा और चौथा पी राइट में लग रहा है, तो प्लस पी। ठीक है, सो दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है ना, एंड इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां से मुझे पी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। मुझे बेसिकली निकालना क्या था, स्टेट वेरिएंस थ्योरम डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ फोर्स horizontal force P to be applied at B which will keep the vertical ABCD in equilibrium। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। ओके, सो 2 माइनस 25 साइन 30, 25 इंटू साइन 30 is 12.5, 12.5 minus 8 cos 45, 8 cos 45 is 5.65 प्लस P इज इक्वल टू क्या, 0। देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब राइट में जाएंगे, तो 12.5 प्लस 5.65 माइनस 2, सो दिस इज कितना 16.15। तो 16.15 न्यूटन आ रही है आपके P की वैल्यू। नाउ इन ऑर्डर फॉर दिस टू बी इन इक्विलिब्रियम आपका P फोर्स जो है वो कितने वैल्यू का लगना चाहिए, P फोर्स 16.15 न्यूटन का लगना चाहिए। देख लो सब कुछ सही किया है कि नहीं। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना आ रहा था, 25 साइन 30। ठीक है ना, ऑल्सो इसका इसमें आ रहा था राइट साइड में 2 न्यूटन। ठीक है, ओके जस्ट अ सेकंड। ओके, सो सॉल्व करने में पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 16.15 न्यूटन। ठीक है, सो नॉर्मली हम लोग इसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं और हम उसे एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। अगर आप इस तरीके से उसे एग्जाम में छोड़ के आओगे तो आपका ये जो आंसर है वो क्या है, गलत है। यस, ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, मैं उसका सिंपल रीजन बता रहा हूँ। आपको रॉड को रखना था इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आपने क्या किया, आर एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया, सॉल्व किया और आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे 16.15 मीटर निकाल के दिखा दी और आपने बोला कि यार ये रॉड जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी अगर ये फोर्स रहेगा, क्योंकि आर एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये रॉड जो है वो ऑलरेडी फिक्स की जा चुकी है। कैसे पता फिक्स की जा चुकी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इससे अटैच्ड है। अगर ये इससे ऑलरेडी अटैच्ड है ना, अटैच्ड है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कितना भी फोर्स डालूं इस रॉड का एक्चुअल में राइट साइड में मोशन हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि ये रॉड ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है तो इसका राइट साइड में मोशन नहीं हो सकता था चाहे मैं कितना भी फोर्स डालूं। लेकिन आप एक्चुअल में इमेजिन करिए, कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए होंगे और ऐसी रॉड्स खुली रहती है, तो रॉड को पुश करोगे तो वो ऐसे होती है क्या, नहीं मूव करती, क्योंकि वो सीमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन जब रॉड को आप ऐसे करते हो तो वो मुड़ती है ना, बहुत ताकत से जब वो सब करने की कोशिश करोगे तो रॉड मुड़ती है। रॉड मुड़ने का मतलब क्या है कि उसमें मोमेंट की वजह से इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर मैं सिर्फ आर एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करके आऊं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन सही माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जैसे मुझे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई
इज इक्वल टू जीरो या आर वाई इज इक्वल टू जीरो लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्यों? क्योंकि मैं इसको कितना भी नीचे की तरफ पुश करूं कोई मतलब नहीं है, वो रॉड नहीं जाने वाली, क्योंकि नीचे जमीन है ना? आप आर वाई समझ पाए थे? आर वाई वो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। मैं कितना भी नीचे पुश करता है जमीन के नीचे नहीं जाती रॉड, करेक्ट? वैसे ही क्योंकि ये रॉड इससे जुड़ी हुई है, मैं कितना भी हॉरिजॉन्टली पुश करूं ये राइट साइड में नहीं जाएगी। तो हम जब जनरली ऐसा सॉल्व करके आते हैं तो उसको गलत माना जाता है, ठीक है? ये मिस्टेक बहुत लोग बहुत कॉमनली करते हैं और मुझे कम से कम 12 से 15 लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि इक्विलिब्रियम में हम ये चीज क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज द रीजन कि हम ये चीज क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज एक दूसरी चीज से ऑलरेडी फिक्स्ड रहेगी, है ना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे एक चीज दूसरी चीज से फिक्स्ड है ना, तो हमें जो इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंसिडर करना है? अपना मोमेंट वाला करना है, ठीक है? हमें जो भी आंसर निकालना है वो सिर्फ किसको ध्यान में रख के निकालना है? हमारे मोमेंट के इक्विलिब्रियम को ध्यान में रख के निकालना है, ठीक है ना? सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी विच इज सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जितने लोगों ने डाउट्स पूछा था इसको लेके कि हम सिंपली सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करके क्यों नहीं निकाल सकते, इसलिए निकाल सकते क्योंकि रॉड ऑलरेडी अटैच है जमीन से। तो आप कितना भी फोर्स पी लगा लो वो हॉरिजॉन्टली मूव करने ही नहीं वाली है। हाँ, अगर मैं पुश करूंगा तो ऐसे ऐसे रॉड मूव कर सकती है ना, इससे जोर से हमारा तो वाइब्रेट भी करती है रॉड, ठीक है ना? सो इस वजह से हम सिंपली कहेंगे कि हमें सिर्फ मोमेंट का इक्विलिब्रियम बनाना था। अब मोमेंट का इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखो, कौन कौन से फोर्सेस हैं? पहले ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक है? तो ये मेरा मोमेंट कॉज करेगा, कितना कॉज करेगा देखते हैं। ये लग रहा है राइट साइड में, तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? 1.8 1.8 1.8, मैं इसे लिखूंगा सीधा 3 टाइम्स ऑफ 1.8, ठीक है? ये डिस्टेंस है। फोर्स लिख लेते हैं पहले। 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, डिस्टेंस कितना है इसका? 1.8 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 1.8, ठीक है? फोर्स इंटू द डिस्टेंस हो गया। डायरेक्शन कैसे बताएं? डायरेक्शन हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं, सारा सम हम पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हैं, आप किसी के अबाउट ले सकते थे, मैं एक अबाउट ले रहा हूँ, ठीक है? सो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर ऐसे घूम जाएंगे, है ना? तो फोर्स तक जाके ऐसे घूम रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है? हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है? इसी में इसी पॉइंट पे लग रहा है 25 साइन 30 लेफ्ट की तरफ, ठीक है? सो ये हो जाएगा 25 साइन ऑफ 30 डिग्री का फोर्स, और इसका डिस्टेंस कितना? वही है 1.8, 3 टाइम्स ऑफ 1.8, ओके, है ना? और ये लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये बन जाएगा कि आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, आर से लेके एफ की तरफ। फिर तीसरा फोर्स 8 cos 45 का, ये भी पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना? फिर लिखेंगे हम प्लस 8 cos ऑफ 45, और इसका डिस्टेंस कितना है? 2 टाइम्स ऑफ 1.8, ठीक है? ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ 1.8, और ये भी मेरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट में लग रहा है मेरा पी वाला, ठीक है? तो थोड़ी सी जगह बना देते हैं आपके लिए। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत से लोग बताते नहीं हैं, हम एग्जाम में गलतियां कर आते हैं। मेरा पर्पस यही है कि आपको ये हर एक छोटी चीज बताई जाए, ठीक है? चलिए, सो अब कौन सा फोर्स है मेरा? पी किलो न्यूटन का फोर्स। फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है इसका? 1.8 का, ठीक है ना? और कैसा लग रहा है? फोर्स से डिस्टेंस की तरफ जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, दिस इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करके जो पी की वैल्यू आएगी दैट विल बी द फाइनल आंसर। थोड़ा मैथमेटिक्स आता है तो आप देख सकते हो हर जगह 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, इस पूरे में से 1.8 कॉमन लेके आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? -2 इंटू 3, ठीक है, ओके, प्लस 25 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 30 इंटू 3, प्लस 8 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 45 इंटू 2, माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। इस पी को राइट साइड में लेके जाओगे तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू पी। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 1.8 से डिवाइड कर दिया, हर एक के पास 1.8 था, फालतू कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली आप बोल सकते हो पी की वैल्यू क्या आएगी। इसे कैलसी में सॉल्व करके दिखाते हैं। सो दिस इज 25 इंटू 3 इज दिस, इस पूरे का 75 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, ठीक है, प्लस 8 to the 16 cos 45, 16 cos of 45 minus 6, तो आंसर आ रहा है 42.81। सो द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गोना बी 42.81 न्यूटन, ठीक है? हमें कौन सा इक्विलिब्रियम चाहिए था यहाँ पे? हमें सिर्फ मोमेंट के अबाउट इक्विलिब्रियम चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? क्यों सिर्फ मोमेंट के अबाउट इक्विलिब्रियम चाहिए था हमें यहाँ पे? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि रॉड ऑलरेडी जमीन से फिक्स्ड है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन वो वैसे भी नहीं करेगी, वर्टिकल मोशन वैसे भी नहीं करेगी, सिर्फ रॉड ऐसे ऐसे हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मोमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, वो हमने अपना काम कर दिया, ठीक है? चलिए, सो दिस इज वन सच क्वेश्चन जहां पे बहुत लोगों ने गलती की थी। आई होप समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 7 के बाद आ जाएंगे हम। ओके ना। हम्म अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। Force P is acting on the plate which is divided into squares of 0.1 मीटर as shown in the figure। ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं आपके 0.1 मीटर के, है ना, तो सारे के सारे स्क्वायर्स की लेंथ 0.1 मीटर हो जाएगी। द मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट A इज इज आएगा यहाँ पे इज 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो पॉइंट P है ना, इस A के अबाउट मोमेंट कॉज कर रहा है। कितना मोमेंट कॉज कर रहा है इस A के अबाउट? 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, है ना। सो मोमेंट कॉज्ड बाय द पॉइंट P about A is equal to 30 न्यूटन मीटर एंड इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इसकी वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? -30 पुट करेंगे। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P। पहले तो देखो फोर्स P किस एंगल पे लग रहा है, तो हमें चाहिए एंगल थीटा। इस थीटा को निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। देखिए, जब भी ऐसा ट्राइंगल आपके पास गिवन रहता है, उस ट्राइंगल को लिख लीजिएगा 4 और 3, इस एंगल को मान लीजिएगा थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 4/3। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ 4/3। तो शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 53.13 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज। तो ये थीटा आ चुका है। कौन सा थीटा आ चुका है? ये वाला थीटा आ चुका है। ठीक है, अब ये थीटा आ चुका है तो लगे हाथ हम इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है ना। सो P का ओके ये बनेगा कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज P cos थीटा, ये बनेगा साइन कंपोनेंट। नाउ प्लीज कीप इन माइंड, ये जो कंपोनेंट्स है मैं ऊपर दिखा रहा हूँ बट फोर्स लग इस पॉइंट पर रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि वो ऊपर दिखा रहे हो, मैं लगा ही देता हूँ यार कमेंट्स में, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बच्चे मेंशन करते हैं कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, चलिए अब इसको रिजोल्व कर ही लिया, इसकी वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं ना। ये बनेगा मेरा P cos ऑफ थीटा, ये बनेगा मेरा P साइन ऑफ थीटा। चलिए फोर्स हमारा रिजोल्व हो चुका है, एंगल हमारा बन चुका है। अब इसको हटा, सॉरी एंगल की वैल्यू लिखी नहीं मैंने, कितना है? 53.13। हाँ, इसे सामने लिखा हुआ है 53.13 डिग्री। ठीक, जस्ट टू मेंशन, हमने जो थीटा निकाला है, थीटा की वैल्यू हमने कितनी मेंशन करनी है? थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मोमेंट ऑफ द फोर्स P अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू कितना? 30 न्यूटन मीटर। ठीक है, एंड क्योंकि उसने लिखा क्लॉकवाइज, हम लोग नेगेटिव। ठीक है, बस अब अगली स्टेप में क्या करना है, हमें एक्चुअल में इस फोर्स P का मोमेंट A के अबाउट लिख के देखना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मोमेंट कॉज कर रहा है प्लस वर्टिकल कंपोनेंट जो मोमेंट कॉज कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ द फोर्स P अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या वैल्यू है इसका? P cos थीटा। सो P इंटू थीटा कितना है? 53.13 डिग्री। सो P इंटू कॉस ऑफ 53.13 डिग्रीज, ये लग गया फोर्स। इस फोर्स का डिस्टेंस देखना है पॉइंट ए से वर्टिकल डिस्टेंस देखो कितना आएगा? एक ब्लॉक 0.1 मीटर का है, तो यहां से देखो 1 2 3 ब्लॉक आ रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0.3 मीटर का। ओके, सो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब वो देखते हैं एंगल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम जाएंगे ए से इस तक, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। पॉइंट ए से जाएंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, यहाँ गए और ये लेफ्ट में फोर्स जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद हमें लेफ्ट लेना है, ऊपर जाने के बाद हमें लेफ्ट देना है, मतलब ये करना है। तो हो गया क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये रहेगा पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट आ गया, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? यहां से जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जा रहा है ना पूरा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सिंपली हमारे पॉइंट ए से देखो परपेंडिकुलरली यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? एक ब्लॉक 0.1 का है, तो 1 2 3 3 ब्लॉक है। पहले तो फोर्स की वैल्यू पुटअप करो, P साइन थीटा। सो दिस इज P साइन ऑफ थीटा इज 53.13 डिग्रीज, है ना। तो ये हो गया किसका वैल्यू? फोर्स का। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस पॉइंट ए से देखो परपेंडिकुलर इसके लाइन ऑफ एक्शन तक 0.3 मीटर का। ठीक है, सो ये हो गया, है ना। चलिए, सो हमने क्या क्या लिख लिया अब तक? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना मोमेंट कॉज कर रहा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना कॉज कर रहा है। ठीक है, तो और ये वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? ऑलरेडी -30। सो दिस इज -30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 53.13 0.18। So this is gonna be P into 0.18। और हाँ, इसका डायरेक्शन नहीं लिखा था, सॉरी, ये R से लेके F की तरफ जा रहा है ना, मतलब ये
फोर्स यहाँ से ऐसा जा रहा है, इसका मतलब ये जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा है तो सिंपल है कि ये बनेगा क्या हमारा, नेगेटिव। तो ये आना चाहिए था यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। चलिए, सो P इंटू 0.18 माइनस 0.3 इंटू साइन 53.13, 0.3 इंटू साइन ऑफ 53.13, ओके 0.239, 0.24, सो माइनस P इंटू 0.24, ठीक है, बढ़िया। सो माइनस 30 इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, 0.18 माइनस 0.24, 0.18 माइनस 0.24 इज माइनस 0.06 times of P. Therefore, the value of P is equal to कितना, 30 divided by 0.06, 30 divided by 0.06 is 500. So value कितनी आ रही है, 500 न्यूटन के बराबर। ओके, आई होप मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा यहाँ पे। 0.3 इंटू कॉस ऑफ 53.13 दिस 0.18, ठीक है, सही किया है ना। सो मुझे गिवन था ये क्लॉकवाइज, -30 लिखा हमने इसको। ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, ये क्या कर रहा था, R से F की तरफ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये कर रहा था R से F की तरफ क्लॉकवाइज विच इज नेगेटिव, ठीक है। वैल्यू पुट अप की, आ गया आंसर, 6 नंबर मिल गए। ओके, तो मोमेंट मास्टर हो गया है तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ओके, सॉरी, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका, 7 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, सॉरी, ओके, दिस इज द 8th क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चंस जो हैं उनमें वेरिग्नन थ्योरम यूज होने वाला है, क्योंकि मुझे आगे वाला जो क्वेश्चंस है उसमें ना कि सिर्फ फोर्स की वैल्यू बतानी है, ना कि सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है, बट साथ ही साथ मुझे रिजल्टेंट किस पोजीशन पे लग रहा है वो वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, देखो बताता हूं कैसे। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एंड शोन बिलो विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में मुझे इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। तो जब भी मुझे रिजल्टेंट बताना होता है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं देख लूं कि सारे फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अलाइंड है या नहीं, ठीक है ना। चलिए, सॉरी मेरा फोन, ओके, सबसे पहला काम क्या है, ये जो अलाइंड नहीं है इसको अलाइन करो। तो देख तो लो ये एंगल है कितना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस एंगल की वैल्यू आपके लिए पहले निकाल देता हूं, ठीक है। चलो एंगल की वैल्यू निकालते हैं। सो ये 3 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, अगर मैं इसको मान लूं कितना, थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। चलिए लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। सो शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, 36.89 डिग्रीज। तो ये जितना एंगल थीटा है वही एंगल यहां से भी थीटा बनेगा, करेक्ट है ना, ठीक है। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 36.869 डिग्रीज। ओके, चलो अब थीटा पता चल चुका है, फोर्स को रिजोल्व कर लो। कुछ लोग इसको 3, 4, 5 ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम से भी करते हैं, जैसी आपकी इच्छा यार कर सकते हो। ये इसका कॉस कंपोनेंट हो गया, ये इसका साइन कंपोनेंट हो गया, और किसी को रिजोल्व करने की जरूरत है ही नहीं हमें। ओके, ना ये बनेगा क्या मेरे पास, 50 कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा कितना, 50 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए एंगल की वैल्यू यहां पर और अच्छे से लिखते हैं, प्लीज। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 36.869 डिग्रीज। ओके, थोड़ी सी अब जगह बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें फर्दर सॉल्व करना है ना। मुझे क्या क्या निकालना था, मुझे निकालना था सबसे पहले फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले हमें आर एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर आर वाई निकालना पड़ेगा, और फिर आर निकालना पड़ेगा। शुरू करते हैं। आर एक्स इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस के अलाउंग दो ही फोर्स है, एक है 20 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में तो पॉजिटिव, दूसरा है 500 कॉस थीटा, 50 कॉस थीटा सॉरी, ठीक है। सो नेगेटिव माइनस 50 कॉस ऑफ, एंगल की वैल्यू कितनी है, 36.869, 36.869 डिग्रीज। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखें जरा, 20 माइनस 50 इंटू कॉस ऑफ 36.869, सो 20 न्यूटन के बराबर आ रही है, वो भी नेगेटिव। ओके, सो -20 न्यूटन, 4/5 10 फोर्स, हाँ सही है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर आर वाई की वैल्यू निकालने जाऊं, सो दिस इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ लग रहा है क्या मेरे पास में, 50 साइन थीटा, थीटा क्या है 36.869 डिग्रीज, माइनस नीचे की तरफ फोर्स कौन लग रहा है, 30 न्यूटन का, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना, 50 इंटू साइन 36.869 दिस -30 डिग्रीज, ठीक है। ये आ रहा है एकदम जीरो के बराबर, ओके। और होना भी चाहिए था, है ना, साइन थीटा 3/5 है,
5 10 3 से 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 न्यूटन के बराबर आ रही है। ओके, सो आर वाई की वैल्यू आ चुकी है 0 न्यूटन, आर एक्स की वैल्यू आ चुकी है 20 न्यूटन। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कुछ लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू नहीं निकालते हैं, डायरेक्टली कॉस थीटा साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखिएगा, ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 बन जाता है। ठीक है, तो यहीं से वो लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं कितना, 3/5 के बराबर हो जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 4/5 के बराबर हो जाएगी। हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इससे क्या होता है कि यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा पुटअप करना आसान हो जाता है। देखो कैलकुलेशन कितने इजी हो जाते हैं। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करता तो क्या होता है, 50 इंटू 4/5, तो 5 10 50, 10 4 40, 20 माइनस 40 माइनस 20। वैसे यहाँ sin थीटा 3/5 पुटअप करता तो 50 इंटू 3/5, 5 10 3 31 30। तो ये भी एक सही चीज होती है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, करना है आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आर एक्स और आर वाई आ चुका है, अब हमें बताना है नेट रिजल्टेंट। ध्यान से देखिएगा नेट रिजल्टेंट निकलता कैसे है। Net resultant is simply given by under root of rx का whole square plus ry का whole square। ठीक है, now resultant is simply given by under root of rx की वैल्यू कितनी है, -20, इसका होल स्क्वायर, प्लस ry की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसका होल स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, लीजिए रिजल्टेंट आ चुका। अब हम जान रहे हैं कि कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है रिजल्टेंट का, मतलब रिजल्टेंट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, एंड दैट टू नेगेटिव वैल्यू के साथ में, मतलब वो हॉरिजॉन्टली ऐसा रहेगा। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट हमारा आ चुका है। अब हमें क्या बताना है इसमें, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन बिलो विद रिस्पेक्ट टू ए। मुझे सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं बतानी है, मुझे रिजल्टेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए कहां पे होगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए यहां पर है तो रिजल्टेंट ए से ऊपर होगा, ए से नीचे होगा, ऊपर होगा तो कितने ऊपर होगा, नीचे होगा तो कितने नीचे होगा। इस चीज को निकालने के लिए हमें हेल्प लगती है किसकी, वेरिग्नस थ्योरम की। ठीक है ना, पॉज करके इतना लिख लीजिएगा, है ना, उसके बाद में अब हम वेरिग्नस थ्योरम लगा के निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब मुझे बताना है कि भाई रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए कहां होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा तो कितना ऊपर, नीचे होगा तो कितना नीचे, वो चीज निकलेगी बाय वेरिग्नस थ्योरम। तो बाय वेरिग्नस थ्योरम क्या लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड बाय एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, मैं यहां पे मेरा पॉइंट ए ले रहा हूं, इज इक्वल टू द मोमेंट कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट is equal to the moment of caused by the resultant about that particular point। ठीक है, अब रिजल्टेंट जो है वो ऊपर लग सकता है, नीचे लग सकता है। ठीक है, ऊपर भी हो, कितना ऊपर है कितना नीचे हमको नहीं पता, तो हम रैंडमली अज्यूम कर लेंगे कि मेरा जो रिजल्टेंट जा रहा है वो लेट्स से यहां से जा रहा है। ठीक है ना, कितना ऊपर से जा रहा है, मान लो डिस्टेंस x यूनिट का। ठीक है, ओके, सो ये लेट्स से कि रिजल्टेंट जो है वो यहां से जा रहा है, और कितना ऊपर से जा रहा है, मान लो x यूनिट ऊपर से जा रहा है। अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब हमने सही डायरेक्शन अज्यूम किया था ऊपर का, अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि भाई उतना ही नीचे से जा रहा होगा। ठीक है, तो अब हम मोमेंट का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट कॉज करने वाले कौन कौन है पॉइंट ए के अबाउट, सबसे पहले तो ये 550 कॉस थीटा मोमेंट कॉज करेगा। ठीक है, कितना मोमेंट कॉज करेगा ये, दिस इज गोना बी 50 कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल 3 मीटर का है। ठीक है, क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ऊपर से लेफ्ट की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, और कौन मोमेंट कॉज कर रहा है, ये तो कॉज करेगा नहीं बिकॉज इसका लाइन ऑफ एक्शन इसको ही क्रॉस कर रहा है। ये भी कॉज नहीं करेगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन भी इसको ही कॉज कर रहा है। ठीक है ना, ये भी मोमेंट कॉज नहीं करने वाला क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन भी इसको, किस्मत देखो पॉइंट एक पे ये नो मोमेंट कॉज करेगा, जीरो मोमेंट, ये भी जीरो मोमेंट कॉज करेगा बिकॉज ए से जा रहा है, ये भी जीरो मोमेंट कॉज करेगा, तो सिर्फ ये अकेला मोमेंट कॉज कर रहा है। ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कितना, पॉजिटिव। ठीक है, so moment caused by this about point A is equal to moment caused by the resultant। resultant की वैल्यू कितनी है हमारी r, ठीक है, इनटू कितना डिस्टेंस पे कॉज कर रहा है x के बराबर। ठीक है, और हमने रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या दिया, पीछे की तरफ, मतलब मोमेंट का ये क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, विल कीप इट एज इट इज। तो दिस इज गोना बी 50 cos थीटा, तो 50 इंटू cos थीटा क्या बनेगा, देखो थीटा था, cos थीटा बनेगा 4/5। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा था इसको, 4/5 इंटू 3 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना आया मेरा, 20 न्यूटन का, है ना। नेगेटिव आया है इसका मतलब यही है कि वो इस डायरेक्शन में है, तभी भी मैंने इसको ये लिया था। ठीक है, तो उसको वहां फिर से नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं है, x। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, 43 जा 120, 120/2 इज 6 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कर लें क्या, 10 4 जा 40, 22 जा 2 3 जा 6 मीटर्स। ठीक है, अब देखिएगा ये जो x है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही था, ऊपर ही लगना चाहिए था। अगर ये नेगेटिव आती तो हम बोलते 6 मीटर नीचे लगेगा। ठीक है, सो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट लेफ्ट डायरेक्शन में बनेगा और वो पॉइंट ए से 6 मीटर ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये किससे बनता है, वेरिग्नस थ्योरम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे लगाते हैं, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट
एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू पता थी, डायरेक्शन पता था, हमने एक डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, वहां रख के निकाल लिया। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही वेरिग्नन थ्योरम पे 2 क्वेश्चंस और आए हुए हैं और वो 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने सबने देखा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, दीस आर गोना बी द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। फटाफट से पढ़ते हैं, समझते हैं, निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। Determine the magnitude, direction and position of the resultant force for the given 3 forces acting as shown. ठीक है, in figure with respect to O. Now ये एक स्क्वायर बॉक्स है, हर एक स्क्वायर 1 by 1 की साइड का है। मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। सबसे पहले काम क्या है भाई, इनको रिजॉल्व कर लो। ठीक है, ये जो आड़े टेढ़े दिख रहे हैं ना, इनको आप पहले रिजॉल्व कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो ये हो जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट। ठीक है, रिजॉल्व यहां जरूर कर रहा हूं, लग इसी पॉइंट पर होंगे फोर्सेस। ठीक है, तो लगा के भी वहीं दिखा देता हूँ भाई, है ना। ये लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे, ये लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे की तरफ। ठीक है, ये लगेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे, ये लगेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये ऐसा आ रहा है तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे लगेगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए लिख लिया है, इनको जरा रिजॉल्व भी कर देते हैं। एंगल पता होना चाहिए हमें। ठीक है, प्लीज एंगल बड़े ध्यान से देखिएगा। एंगल 45 रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कैसे, देखो ये यहां से आ रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि स्क्वायर में जो डायगोनल का एंगल बनता है वो 45 का बनता है। ठीक है, कैसे पता एकदम डायगोनल से आ रहा है, क्योंकि ये एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे, मतलब ये एकदम बीच से जा रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। ठीक है, तो हम किसी को, इसको भी 45 ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टाइप 45 बन सकते हैं। ठीक है, 45 आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 361 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। ऊपर की तरफ क्या बनेगा आपका, 361 साइन ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, इसका देखो ये भी डायगोनल टू डायगोनल आ रहा है, मतलब इसका एंगल भी कितना हुआ, 45 का। इसे या इसे किसी को भी आप 45 ले सकते हैं, क्योंकि एक हुआ तो दूसरा भी 45 होगा, राइट। सो इधर हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा आपका, 300 कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। वर्टिकल क्या बनेगा आपका, 300 साइन ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, चलिए ये वाला है, इसमें एंगल थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो ये उस डायगोनल से यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर का है, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, यहां से यहां तक 2 मीटर की। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अगर आप इसको थीटा मान ले ऐसे, ठीक है ना, अब क्या लिख पाओगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर इज 2 और थीटा के साथ वाला इज बेस 1। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2। शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 2 करेंगे 63.43 डिग्रीज, तो इसकी वैल्यू आएगी 63.43 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, तो इसका जो थीटा है उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये यहाँ से थीटा बन रहा है, ये यहाँ से थीटा बन रहा है। ठीक है, और थीटा कितना है, 63.43। तो मैं सीधा लिखूंगा इसे 448 कॉस ऑफ 63.43, 63.43 डिग्रीज, एंड ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 448 साइन ऑफ 63.43 डिग्रीज। ठीक है, चलिए तो एंगल सारे निकल चुके हैं, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। प्लीज क्वेश्चन जो है वो काफी नंबर्स को लेके लिखा हुआ है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के टाइम पे। ठीक है, चलो ओके हमारा काम क्या था, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आर एक्स से शुरुआत करते हैं। मैं एक काम करता हूँ ना, इनको नीचे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि साइड से जगह ज्यादा नीचे की तरफ है। ओके so Rx is equal to summation of all the forces along the x axis which is equal to, okay, x axis के along सबसे पहले ये फोर्स लेते हैं, राइट साइड में लग रहा है तो पॉजिटिव, so this is gonna be 448 cos of 63.43 डिग्रीज। ठीक है, और कौन सा लग रहा है, राइट साइड ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये लेफ्ट में लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे इसको, सो -361 cos ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, और तीसरा कौन सा, ये वाला, ये भी लेफ्ट में लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे, -300 cos 45, सो -300 cos ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, कैलसी में सॉल्व करके मैं फाइनल वैल्यू बता देता हूँ इसकी आपको। दिस इज 448 मल्टीप्लाइड बाय cos of 63.43, this minus 361 into cos of 45 degrees, this minus 300 into cos of 45 degrees, minus 267.011. Okay, this is minus 267.011 न्यूटन्स। ओके, काफी ही
बड़ा फोर्स आ रहा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली आर वाई लिखेंगे, आर वाई इज, देखो गाइस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हुआ तो प्लीज अभी से सॉरी बोल रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ना हो, बस आप ध्यान से कैलकुलेशन अपने करिएगा। वर्टिकल एक्सिस में तो ऊपर की तरफ ये लग रहा है 300 साइन 45, तो पहले ये लिख लो, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, दिस इज 300 साइन ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। फिर ये 361 साइन 45 नीचे, सो माइनस 361 साइन ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। और नीचे कौन सा, ये वाला, माइनस 448 साइन ऑफ 63.43 डिग्रीज इज इक्वल टू, oh 300 minus 361 is minus 61, ठीक है। So minus 61 into sine of 45 is this much, minus 448 into sine 63.43, minus 443.819 न्यूटन्स, ठीक है। तो चलिए आर एक्स और आर वाई की वैल्यू आ चुकी है, और अब आगे बढ़ते हैं टोटल रिजल्टेंट लिखने की तरफ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। तो नेट रिजल्टेंट, ओके सॉरी, कहाँ लिख के दिखाऊं, कलर चेंज करते हैं, एक काम करते हैं यही लिखते हैं, ओके। नेट रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ऑलवेज अंडर रूट ऑफ आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो वैल्यू पुट अप कर देंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 267.011 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 443.819 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसे कैल्सी में सॉल्व करेंगे, एंड मैंने ना इसको कैल्सी में सॉल्व करके एक्चुअली रखा हुआ था, ठीक है। लेट मी सी, 517.95 न्यूटन आता है ये, सो 517.95, ये मैंने इसलिए रख लिया था बिकॉज मुझे पता था कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ओके ना। कैल्सी में डायरेक्टली ये पुटअप किया जा सकता है, हाँ ना। आर आ चुका है हमारा, मुझे क्या बताना था, मैग्नीट्यूड बताना था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तो हमने बता दिया इसका, और क्या बताना, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि और एक चीज बताइए, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताते हैं रिजल्टेंट का, ध्यान से देखो, जो मेरा आर एक्स है, आर एक्स आ रहा है नेगेटिव, मतलब आर एक्स लेफ्ट की तरफ है, आर वाई आ रहा है वो भी नेगेटिव, मतलब वाई एक्सिस वाला भी लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच से निकलेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, ऐसी। और डायरेक्शन हमेशा कहां से बताई जाती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बताई जाती है, एंगल के फॉर्म। तो डायरेक्शन बताने के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, थीटा, ठीक है। और थीटा निकालने का तरीका स्टार्टिंग से बताया था हमने, थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय मॉड एक्स, ठीक है। व्हाट आई डू इज आई जस्ट मेक सम स्पेस ओवर हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो जगह हमारी बन चुकी है, जैसे मैंने कहा था थीटा कैसे बनता है, देखो आर एक्स नेगेटिव आया था, आर वाई नेगेटिव आया था, हमेशा इन दोनों के बीच से जाता है हमारा रिजल्टेंट, और हमेशा हम एक्स एक्सिस से अलोंग से थीटा देखते हैं, ठीक है। सो थीटा विल बी सिंपली गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट कितना है मेरे पास, -443.819, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -267.011, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, मॉड की वजह से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो एंगल की वैल्यू ये भी मैंने एक सेकंड निकाल के रखी हुई थी, जस्ट अ सेकंड, 58.96 डिग्रीज आ रहा है ये, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 58.96 डिग्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारा दिक्कत यहाँ पे आर एक्स और आर वाई को लिखने का था, ठीक है। तो उसका सम करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जैसे ही वो आ गया तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, अंडर रूट आर एक्स प्लस आर वाई स्क्वायर, थीटा निकल जाएगा, मैं बता चुका हूँ कैसे थीटा निकालते हैं, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव बना, उनके बीच में से थीटा निकलेगा। आंसर भी आपको ऐसे ही बताना है, ये लिख दीजिएगा और इसके हिसाब से थीटा लिख दीजिएगा इतना, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में इस एंगल पे बनेगा आपका फोर्स का पोजीशन डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो हम मैग्नीट्यूड बता चुके हैं, डायरेक्शन बता चुके हैं, अभी पोजीशन बताना बाकी, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो पोजीशन भी बतानी है मुझे रिजल्टेंट की, ठीक है। पोजीशन कैसे बताते हैं, पोजीशन बताते हैं यूजिंग द वेरिग्नस थ्योरम, ठीक है ना। पोजीशन बताने के लिए मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ी जगह बना रहा हूं, ठीक है, तब तक अगर आपको लगे तो आप इसे लिख लीजिएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए रिजल्टेंट की पोजीशन हम वैसे ही बताएंगे जैसा हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में किया था, ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कहाँ गया है रो,
ये वाले क्वेश्चन में, कि जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट बताना था उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमने मान लिया था कि रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल माना था, इस वाले में एक एंगल पे तो एंगल पे मानेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में बतानी है रिजल्टेंट की पोजिशन, ठीक है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट बतानी, ओ के रिस्पेक्ट में। तो ओ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम रिजल्टेंट को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मान लो कि इतनी दूरी पे यहां कहीं पे रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, ऐसे एंगल में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या बना देते हैं, आपका रिजल्टेंट बना देते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरीके से एंगल से जाता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब इस रिजल्टेंट के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट और ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। मतलब या तो हम रिजल्टेंट को पूरा आर से दिखा दें या उसके दो कंपोनेंट से दिखा दें। क्योंकि मैंने उसको पूरे उसके आर से या दो कंपोनेंट दोनों से दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसे दिखा देता हूँ। जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से जा रहा है, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, और एक सर्टेन पॉइंट पे लग रहा है। और ये पॉइंट मान लो कि यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है, एक्स यूनिट की दूरी पर है, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ रखा है, ऑब्वियस रीजंस, वैल्यू कितनी, -443.819, सो -443.819 इसे लिख दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू अपनी खुद की लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह कम है, ओके। सो ये पॉइंट पे रिजल्टेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका रेजोल्यूशन ये है, ठीक है। अब हम सिंपली लिखेंगे कि वेरिग्नन भाई साहब की दुआ से, ठीक है ना, बाय वेरिग्नन्स थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स caused by the forces about the point O must be equal to the moment caused by the resultant about the point O, ठीक है। तो बाकी सारे फोर्सेस मिलके O के अबाउट जो मोमेंट कॉज कर रहे हैं, रिजल्टेंट भी सेम ही मोमेंट कॉज कर रहा है अबाउट पॉइंट O, ठीक है। बाकी सारे फोर्सेस कौन से, ये सारे फोर्सेस, ठीक है। बस मेहनत चालू। तो सबसे पहले इस वाले फोर्स को उठा दें, 300 cos ऑफ 45, ठीक है। तो ये रहा मेरा 300 cos ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। अब इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ये कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई साहब, लिख दो। क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, आर से लेके एफ की तरफ, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। अगला कौन सा है, 300 साइन ऑफ 45, ठीक है। तो लिखो 300 साइन ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है ना। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आर से ऊपर की तरफ, ऐसा डिस्टेंस इसका है 2 मीटर पे, लिख दीजिए 2 मीटर, ठीक है। और आर से लेके एफ की तरफ, मतलब फोर से ऐसा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम इसे भी क्या बोलेंगे भाई साहब, आप भी पॉजिटिव है। इस वाले का कोई मोमेंट कॉज नहीं होगा क्योंकि ये, इसके वो छोड़ दो, आप ये देखो डायरेक्टली जब ये रिजल्टेंट ओ से क्रॉस हो रहा है, मतलब ये पूरा अपने आप में कोई मोमेंट कॉज नहीं करेगा, तो इसका देखेंगे तो भी जीरो आएगा, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा बचा, ये, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई कॉज नहीं करेगा, बस उसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से आ रहा है, सिर्फ वर्टिकल पोजीशन कॉज करेगा। 448 साइन ऑफ 63.43, ठीक है। अगला है, इसकी वैल्यू लिखते हैं डायरेक्टली, कौन कहा गया मेरा, 448 साइन ऑफ 63.43, दिस इज 400.68, सो 400.68 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये वाला फोर्स की वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पे। डिस्टेंस कितना है इसका, 1 2 3 मीटर पे है ना। पॉजिटिव की नेगेटिव देखो, फोर से लेके एस की तरफ, तो एस से एस से आ रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब मोमेंट कैसा होगा इसका, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स caused by the various forces about point O, and this sum must be equal to the moment caused by the resultant. Resultant कितना मोमेंट कॉज करेगा, ठीक है। रिजल्टेंट कॉज करेगा फोर्स, एक्स एक्सिस वाला फोर्स तो ओरिजिन से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस वाले फोर्स से कॉस होगा, -443.819 फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है इसका नहीं पता, हमें उसको एक्स पाना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी, ये -443 मुझे डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए था, मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, राइट, 443.819, ओके। वो तो माइनस बताता है कि नीचे की तरफ है, है ना। सो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स अवॉइड करना है, ठीक है। वो तो नेगेटिव था, मतलब पता चल रहा था नीचे की तरफ वैसा था, ओके। सो फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 443.819, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, एक्स यूनिट पे। अच्छा, आर से लेके एफ की तरफ, मतलब ये बन रहा है कैसा, क्लॉकवाइज, तो बिकॉज ये क्लॉकवाइज लग रहा है, अब हम इसे बोलेंगे कि भाई ये नेगेटिव मोमेंट कॉज करेगा, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉस्ट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू मोमेंट कॉस्ट बाय रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ। बस इसको सॉल्व कर लेना यार, खत्म काम फिर हमारा। चलिए कैलसी उठाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सो -300 cos 45 प्लस 300 sin 45, ये तो बेसिकली सेम हो गया। सो 300 sin 45 कॉमन निकलेगा यहाँ से, सो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, सो 300 इंटू साइन 45 इज दिस, प्लस 400
0.68 multiplied by 3 is this 1414. So minus 1414.17. This is the value is equal to this. Therefore, the value of x is equal to, divide करते हैं इसको, divided by 443,819. So this is 3.18. So x की वैल्यू कितनी आ रही है? ओके, एक सेकेंड, कैलकुलेशन चेक करना एक बार. कैलकुलेशन एरर हो रहा था यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, तो ठीक करके दिखा देते हैं. जस्ट रियलाइज्ड, एक मोमेंट की वैल्यू हमने गलत लिख दी थी, ठीक है. सो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था वाई, बिकॉज जब मैं मोमेंट अबाउट टो कैंसिल कर रहा हूँ 300 cos 45 का, तो यहाँ से आर से लेके एफ की तरफ ये डायरेक्शन है इसका, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव. अब कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में? -141.37, ठीक है ना. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना? दिस डिवाइडेड बाय दिस. तो दिस इज गोना बी 141.37 divided by 443.819. So 0.318. So x is equal to कितना आ रहा है? 0.318 meters. This is the final answer. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा भाई, इंसान हैं, गलतियां हो जाती है छोटी छोटी, ठीक है ना. So this is how it was supposed to be done. Okay. Now हमने देख लिया, हमने प्रोसेस समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप हमने करके देख लिया. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना. 2022 में भी पूछ लिया है, 2023 में भी पूछ लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 में भी ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है. तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. चलिए ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने एक कोशिश करते हैं. चलो शुरू करते हैं. पहले डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताना है पहले. तो यार शुरुआत बड़ी अच्छी होगी हमारी. कैसे करेंगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, जो है नहीं इसको रिजॉल्व कर लो पहले. तो इसका ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बनेगा क्या? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है. साथ ही साथ इनकी वैल्यू लिख भी देता हूं मैं जरा, ठीक है. ये क्वेश्चन उतना कैलकुलेटिव नहीं है, जल्दी हो जाएगा आसानी से, ठीक है. सो दिस इज गोना बी, हाँ, साथ ही साथ में ये बनेगा क्या आपका? 10 cos ऑफ 30 डिग्रीज, कॉस वाला कंपोनेंट, और ये बनेगा आपका 10 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है. बाकी सारे फोर्सेस अलाइंड है, तो टेंशन नहीं है ना. ना शुरुआत कर लेते हैं कि एफ एक्स इज नथिंग बट, सॉरी, आर एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, विच इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस के अलोंग एक 5 किलो न्यूटन का फोर्स है और एक है पीछे की तरफ, तो 5 - 10 cos ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है ना. और कोई है क्या एक्स एक्सिस के अलोंग? नहीं. 5 - 10 cos 30, okay. 5 - 10 cos 30. This is -3.66. So -3.66 न्यूटन का आ गया Rx. Ry is equal to summation of all the forces along the y-axis, which is equal to y-axis के along कौन कौन से हैं? एक है 10 sin 30, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और उसके अलावा नीचे की तरफ है, एक मिनट, हाँ, 5 और ये था, हाँ, -20, ठीक है. सो ये हो गया कितना? 5 - 20 विच इज -15 न्यूटन्स. आर एक्स आर वाई आ चुका है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3.66 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना. चलिए, सो आर इज इक्वल टू कितना होगा? फटाफट बताते हैं. अंडर रूट ऑफ 3.66 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज 15.44 न्यूटन्स. ओके, 15.44 न्यूटन्स आ चुका आपका रिजल्टेंट का वैल्यू. डायरेक्शन भी बताना है इसकी. डायरेक्शन कैसे बताएंगे? आर एक्स क्या है मेरा? नेगेटिव, तो ले लो भाई साहब इसको लेफ्ट की तरफ. आर वाई क्या है? वो भी नेगेटिव, तो ले लो. हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना. प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, जितना हो सके लोगों के साथ में शेयर करो. कमेंट करके बताओ क्या चीज अच्छी लगी, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बोला नहीं था, भूल जाता हूं मैं हमेशा, ठीक है. तो आर एक्स इस तरफ, आर वाई इस तरफ, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आता है, और एंगल हमेशा हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, थीटा. बस थीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है. थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ आर वाई बाय मॉड ऑफ आर एक्स, ठीक है ना. चलिए, सो थीटा भी चलिए फटाफट से निकाल देते हैं आपके लिए. दिस इज 10 इनवर्स ऑफ, वैल्यू कितनी आएगी? मॉड ऑफ आर बाय मॉड ऑफ एक्स, मतलब 15/3.66. 15 डिवाइडेड बाय 3.66 इज 4.09. सो 4.09, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, चलिए निकाल देते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 4.09 व्हिच इज 76.26 डिग्रीज. तो 76.26 डिग्रीज का क्या आ रहा है आपका? एंगल थीटा यहाँ पे, ठीक है. आई होप क्लियर है. जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन वापस कर लेता हूँ. 15 डिवाइडेड बाय 3.66 इज 76.26.
28 आ रहा है यार, ठीक है चलो 28 26 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम रिजल्टेंट आर बता चुके हैं, थीटा बता चुके हैं, और हम रिजेंबल करके भी दिखा सकते हैं। ये फिगर जरूर बना के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा काम मेनली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या बताना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड बता दिया ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, आल्सो डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बता दिया हमने। नहीं वो नहीं बताया, वो बाकी है। वेदर रिजल्टेंट कट्स द लाइन एबीसी, ठीक है, कमेंट ऑन वेदर इट कट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एबीसी और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। चलिए इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि हमें पोजीशन कैसे डिटरमाइन करनी है। वैसे ही करनी है जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, जैसे हमने कहा की थी, इस क्वेश्चन में की थी कि वहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रिजल्टेंट को एज्यूम कर लिया था। वैसे ही हमने अभी इसके जस्ट पहले वाले में की थी, एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसको एज्यूम कर लिया था कैसे आ रहा है, ठीक है ना। ओके इस वाले में भी वही करेंगे कि पॉइंट ए से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एज्यूम कर लेंगे कि रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ी जगह बनाता हूं मैं आपके लिए पहले। ओके चलिए, तो अब हमें बताना था कि भाई रिजल्टेंट कैसा लगेगा। तो हम ये तो जानते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे की तरफ। एज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट ए के राइट साइड में लग रहा है, ठीक है। अगर वो सही होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉइंट ए के राइट साइड में रिजल्टेंट लग रहा है मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा। इस तरीके से निकलेगा, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट का ऑब्वियसली एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट का ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। और उन कंपोनेंट्स की वैल्यू हमें पहले से पता है, वो यही वैल्यूज है जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट में सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 15 न्यूटन, और नेगेटिव है मतलब पता था मुझे नीचे की तरफ है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3.66 ऐसे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है। उसे रिजॉल्व ऑब्वियसली करके रख लिया है, क्यों, क्योंकि रिजॉल्व की तो जरूरत पड़ती है, और उनकी वैल्यूज भी मुझे पता थी, लिख लो, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, मुझे डिस्टेंस देखना है कहाँ से, कि यार मान लो यहाँ से x मीटर की दूरी पर क्या लग रहा है आपका, लग रहा है ये रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, सिंपली लिख लोगे यहाँ से x मीटर की दूरी पे आपका लग रहा है रिजल्टेंट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स हॉरिजॉन्टली ऐसा। ये लिखने के बाद हम आ जाएंगे अपने सिंपल से कंसेप्ट पे कि भाई हमें वेरिग्नन बाबा ने बताया था, क्या बताया था, बाय वेरिग्नन्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड बाय दीस फोर्सेस अबाउट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, इज इक्वल टू मोमेंट कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो पॉइंट ए पे कितना मोमेंट लग रहा है बाय ऑल दीस फोर्सेस। सबसे पहला पॉइंट डी वाला फोर्स देखो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया है ना, तो इसके ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है मुझे, ठीक है। तो फोर्स तो लग रहा है कितना, 5 किलो न्यूटन का, है ना, तो ये हो गया फोर्स। डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक का, ये डिस्टेंस होगा इसके बराबर, ये मुझे पता नहीं है, निकाल लेते हैं। देखो 60 डिग्री है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, है ना। तो अब यही निकाल देता हूं आपको मैं, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी डिवाइडेड बाय बेस, कितना यहां से यहां तक 1 मीटर के बनता मुझे, ठीक है। सो देयरफॉर पर पी इज इक्वल टू 1060 के बराबर, ठीक है। सो 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, तो ये डिस्टेंस आ चुका है 1.732, ठीक है। बहुत सिंपल था, समझ में आपको, 1060 से हमने निकाल लिया था। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ सो 5 न्यूटन का फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, 1.732 के बराबर, तो 1.732 पुट अप कर देंगे। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन कैसे, पॉइंट से ऐसे निकलो फोर्स की तरफ, ऐसे गए आर से एफ की तरफ, मतलब मैं ऐसे डिस्टेंस से फोर्स की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो वैल्यू कैसे पुटअप करनी पड़ेगी मुझे, नेगेटिव पुटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट। और कौन मोमेंट कॉज कर रहा है आपका, ये वाला 10 sin 30 कॉज कर रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10 sin of 30, ठीक है। इसी फोर्स का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कितना, 3 और 1 4 मीटर के डिस्टेंस पे ये कॉस कर रहा है। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज निकलो, पॉइंट ए से फोर्स की तरफ जाओ और फोर्स के डायरेक्शन को देख लो। तो फोर्स की तरफ जाके फोर्स का डायरेक्शन देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव। और कौन कॉस कर रहा है मूवमेंट, ये फोर्स कॉस कर रहा था, ये फोर्स कॉस कर रहा था, ये कॉस करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ जा रहा है, ये वाला फोर्स मूवमेंट कॉस करेगा 20 किलो न्यूटन का, नीचे की तरफ कर रहा है ना। तो वैल्यू कितनी है, 20 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है इसका, 1 मीटर पे डिस्टेंस है इसका, ठीक है ना। तो 1 मीटर का हो गया डिस्टेंस, और एंगल फाइंड करते हैं, तो जाओ ए से लेके इस फोर्स की तरफ, और ये नीचे की तरफ हो गया, मतलब क्लॉकवाइज, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, नेगेटिव। सो दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट माई पॉइंट है, 1 2 और 3 फोर्सेस कॉज कर रहे थे। दिस इज इक्वल टू मोमेंट कॉज बाय द रिजल्टेंट, है ना, अबाउट द पॉइंट ए। मोमेंट कॉज बाय द रिजल्टेंट कितना है, 15 न्यूटन का फोर्स है, कितनी दूरी पे कर रहा है, एक्स की दूरी पे कर रहा है, ठीक है ना। और पॉजिटिव की नेगेटिव, सिंपल है भाई साहब, देखिए आप जाएंगे फोर्स की तरफ और नीचे हो जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है इसका, मतलब इट हैज टू बी नेगेटिव। अब अगर एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, मतलब हमने सही चूज किया था कि राइट साइड में होगा, और एक्स की वैल्यू आई नेगेटिव, मतलब हमने गलत चूज किया था, वो लेफ्ट साइड में आएगा। कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सो माई पहले 10 4 जा 40 इंटू साइन 30,
हाउ मच 20. ओके सो दिस 20 माइनस 20 कितना हो गया 0. सो 1.732 इंटू 5 इज 8.66. तो माइनस 8.66 इज इक्वल टू माइनस 15 इंटू एक्स. therefore x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका दिस 8.66 divided by 15. So this is equal to 0.577. So the value of x is equal to 0.577. पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, हमने सही डायरेक्शन चूज किया था. नेगेटिव आ रही तो हम बोलते लेफ्ट में होगा. तो पोजीशन कहाँ है रिजल्टेंट की, x से a पॉइंट से 0.577 मीटर्स राइट की तरफ है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, बरेगनन भाई साहब की वजह से सॉल्व करना था. पहले रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एज्यूम करेंगे डिपेंडिंग ऑन द एंगल कि रिजल्टेंट पास हो रहा है कहाँ से, फिर उसको अपने x और y एक्सिस के कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और फिर हम उसकी लोकेशन निकाल लेंगे यूजिंग द y कंपोनेंट. ठीक है, प्लीज जितना हो सके शेयर करो. बहुत मेहनत लगी है, खुद देख रहा हो कैसे कैसे वीडियो बनाने में, पूरी कोशिश की है. फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ तक खत्म है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस्ड है. ये रह गया था, इसको मत करो. ठीक है ना, क्यों नहीं करना वो थोड़ा नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा. फिलहाल जो करा दिया है उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं. ठीक है, चलिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ. प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो जो कुछ होता है कमेंट करके बताओ और क्या चाहिए आपको. ठीक है, और एप्लीकेशन का लिंक दिया है कब इसमें कहाँ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो, काफी अच्छा बनाया हुआ है. ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर.